तो देखो अगला क्वेश्चन ये है, यदि p कोई प्राइम नंबर हो तो रूट p क्या होता है? रेशनल नंबर होता है हमेशा। लिखो थे। और क्वेश्चन अगला, इफ p इज ए प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम नंबर, p is prime number, then prove that root p is not rational number. Then prove that root p is not rational number. not हाँ, जैसे हम देख ही चुके रूट 2 रूट 3 ये सब प्राइम नंबर थी, ठीक है। तो जब रूट 2 p यदि प्राइम नंबर हो, कोई भी प्राइम नंबर हो, जैसे मान लो 23 प्राइम नंबर है, तो रूट 23 क्या होगा? नंबर नहीं होगी, इज नॉट रेशनल नंबर, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रूव दैट रूट p इज एन इरेशनल नंबर, इज an irrational number where p is prime number, ठीक है। if possible let us suppose, यदि संभव हो तो मान लिया, let us suppose root p is a rational number, then it can be expressed as form of p upon q, express as form of p upon q, that is root p is equal to p upon q। p upon q लिखते तो डाउट हो जाए ना, p यहाँ भी है, m upon n लिख देते हैं, that is root p is equal to m upon n, ठीक है। where m और n belong in I, n is not equal to 0 और m n को प्राइम that is HCF of mn इज इक्वल टू क्या होगा? 1, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा? स्क्वायरिंग करेंगे तो p इज इक्वल टू होगा m स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर, इसके नीचे a के लिख लो, ठीक है। तो इसी को क्या लिखेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से क्या आएगा? अभी है तो स्थान, तो यहाँ तो देखो ये आएगा m स्क्वायर इज इक्वल टू पी एन स्क्वायर, ऐसे ये होगा इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अब ये जानते हो कि ये पी एन स्क्वायर पी का मल्टीपल नंबर है, तो ये पी एन स्क्वायर पी से कटेगा कि नहीं कटेगा, ठीक है। तो क्लियरली क्या लिखेंगे? p इज डिवाइजर ऑफ पी एन स्क्वायर, तो p इज डिवाइजर ऑफ पी एन स्क्वायर, तो पी एन स्क्वायर किसके बराबर है? तो p इज डिवाइजर ऑफ क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट, तो p इज डिवाइजर ऑफ m, ये इक्वेशन हो गया सेकंड। और जब p डिवाइजर है m का, तो m क्या होगा?
पी का मल्टीपल नंबर होगा, एम क्या होगा, पी का मल्टीपल नंबर होगा। तो इम्प्लाइज क्या लिख दोगे, एम इज इक्वल टू पी आर होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो एम स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आर स्क्वायर। एम स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से रख दो। हाँ, तो पी एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर आर स्क्वायर। पी को उधर ले जाओ, तो पी को जब उधर ले जाओगे तो क्या होगा, एन स्क्वायर बराबर पी इंटू पी और आर स्क्वायर बटे पी। तो एक तो पी कट गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, एन स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। ये हुआ। अब देखो पी आर स्क्वायर पी का मल्टीपल नंबर है, तो पी आर स्क्वायर जब पी का मल्टीपल नंबर है तो पी आर स्क्वायर पी से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइजर होगा। तो क्लियरली पी डिवाइजर ऑफ पी आर स्क्वायर, क्योंकि पी का मल्टीपल नंबर पी से कटता है, ठीक है। तो पी डिवाइजर ऑफ पी आर स्क्वायर, ठीक है। तो पी डिवाइजर ऑफ जब पी आर स्क्वायर, तो पी आर स्क्वायर किसके बराबर है, इक्वेशन थर्ड से एन, ठीक है। तो पी इज डिवाइजर ऑफ एन स्क्वायर फ्रॉम थर्ड, ठीक है। अब पी डिवाइजर ऑफ जब एन स्क्वायर, तो पी डिवाइजर ऑफ एन, ये हो गया क्या 4। यहाँ मिला पी डिवाइजर ऑफ एम और पी डिवाइजर ऑफ एन, इसका मतलब एम और एन को प्राइम नहीं है, इसका एस सी एफ एट लीस्ट पी होगा। तो फ्रॉम स्टेटमेंट एंड फोर्थ, फ्रॉम स्टेटमेंट सेकंड एंड फोर्थ वी गेट, क्या मिला कि पी डिवाइजर ऑफ एम एंड पी डिवाइजर ऑफ एन, तो इम्प्लाइज एस सी एफ ऑफ पी क्यू एम एन, एस सी एफ ऑफ एम एन एट लीस्ट पी, which is contradiction for that m and n are coprime, which is contradiction for that p and q are m and n are ना, m and n are कोप्राइम, यस, ठीक है। द error our result due to our hypothesis, so our hypothesis is wrong, our hypothesis is wrong, hence root p is a irrational number, is an irrational number when p is prime, जब p प्राइम नंबर रहेगी तो ये रेशनल नंबर होगा, ठीक है। अब लिख लिए, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो क्या है।
prove that log of 2 to the base of 3 is not rational number, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। जैसे इसको आप log के बारे में थोड़ा बताना चाहते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 बराबर 8 होता है, इसको कहते हैं नंबर 8 का बेस 2 पर log 3 है, तो लिखते हैं log ऑफ 8 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। जैसे 2 की पावर 6 करने 64 आया, तो कहेंगे 64 का बेस 2 पर log 6 है, तो यहाँ लिखते ऐसे हैं log ऑफ 64 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 है। अब जैसे 4 की पावर 3 करेंगे तब भी 64 आएगा, तो 64 का बेस 4 पर log 3 है, ठीक है। तो किसी नंबर का किसी दिए हुए बेस पर log, बेस का वह पावर है जिसको लगा देने से वह नंबर फाइंड होती है, ठीक है। कोई कहता है कि 64 का बेस 2 पर log क्या है, तो कहोगे 2 में जो पावर लगाने 64 आएगा वही log है। 64 का बेस 2 पर log क्या है, तो 2 में जो पावर लगाने 64 आएगा वही उसका log है 64 का, तो 64 का log क्या होगा 6 है। तो लिखते कैसे हैं कि 64 का बेस 2 पर log 6 है, तो लिखते हैं log ऑफ 64 टू द बेस ऑफ 2 इज इक्वल टू 6 है, ठीक है। नंबर 8 का बेस 2 पर log 3 है, क्यों? क्योंकि 2 में पावर 3 लगाने से 8 आता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इसका पूछता है log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 3 एक रेशनल नंबर है, ये रेशनल नंबर नहीं है, ये प्रूव करना। क्या प्रूव करना है कि रेशनल नंबर नहीं है। यदि मान लो ये लिखा है तो ये कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 3 इज इक्वल टू 8। यहाँ पे मान लो ये लिखा है तो इसको लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये लिखा हुआ है तो लिखेंगे 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ पे क्या लिखा है log ऑफ 2, यहाँ पे लिखा है log ऑफ 2 टू द बेस ऑफ 3। तो ये क्या कहता है कि रेशनल नंबर ये नहीं है, क्या है, रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये रेशनल नंबर है, तो गलत परिणाम में पहुंचेंगे, गलत परिणाम ये शो करेगा कि हमारा मानना गलत था, ठीक है। तो इफ़ पॉसिबल लेट अस सपोज, इफ़ पॉसिबल यदि संभव हो तो मान लिया, इफ़ पॉसिबल लेट अस सपोज, यदि संभव है तो मान लिया, लेट अस सपोज log of 2 to the base of 3 is a rational number, then it can be expressed as a form of P upon Q, as a form of P upon Q, that is where, that is लिख लो पहले, तो log of 2 to the base of 3 is equal to P upon Q, ठीक है। तो क्या लिख दोगे इसको, ये log के फॉर्म है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखोगे तो क्या लिखोगे 3 की पावर P upon Q, यही ना। जैसे यहाँ पे लिखा है 2 की पावर 6, तो 2 के स्थान पे क्या है 3 और 6 के स्थान पे P अपॉन Q, तो 3 की पावर P अपॉन Q इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो क्या लिखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, 3 की पावर P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या 2, यही ना। इसी को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर P और P की पावर 1 अपॉन Q लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 2। अब एक जानते हो आप, ये जानते हो कि जैसे कहीं पे लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एस इज इक्वल टू लिखते हो तो क्या लिखते हो 25 की पावर 1/2 या रूट या आर ऐसे भी लिख देते हैं, एस इज इक्वल टू रूट ऑफ 25 ऐसे लिख देते हो, ठीक है।
तो रूट की पावर 1/2 होती है। क्यों होती है? क्योंकि जानते हो कि जब रूट में रहता है तो 5 × 5 2 बार कोई नंबर रहती है, 1 बार बाहर आती है। इसका मतलब यहाँ पर रेडिकल पावर यहाँ 2 है, तभी ना 2 में से बाहर निकालते हैं, तो 5 लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पावर 1/2 है, तो यहाँ पे 2 था तो एक साइड से दूसरे साइड में गया तो 2 का उल्टा हो गया। तो 2 का उल्टा क्या होगा? 1/2। 2 को लिखेंगे 2/1, तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/2। तो एक पावर एक साइड से दूसरे साइड में जब जाती है तो उल्टा हो जाती है। 2 है तो उधर गया तो क्या हुआ? 1/2। 3 होता तो उधर गया तो 1/3। 7 होता तो उधर गया तो 1/7। तो 1/q है पावर, तो उधर गया तो q/1, क्यू भर। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर p = 2 की पावर q। q/1 लिखते नहीं, q। ठीक है, अब देखो कोई भी इवन नंबर ले लो, 2 की पावर कुछ भी इंटीजर रखो, 2 की पावर कोई भी इंटीजर रखो, मान लो 2 की पावर 1 करो तो 2 आएगा, 2 की पावर 2 करो तो क्या आएगा? 4 आएगा, 2 की पावर 3 किए तो 8 आया, 2 की पावर 4 किए तो 16 आया। तो 2 की पावर करने से, कोई भी इंटीजर पावर लगाने से इवन नंबर आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है इवन नंबर। अब यहाँ देखो 3 की पावर 1 लगाओ तो 3, 3 की पावर 2 लगाओ तो 9, 3 की पावर 3 तो 27, 3 की पावर 4 तो 81, तो ये 8 नंबर आ रही है। आ रही है कि नहीं? 2 की पावर कोई भी इंटीजर लगाओ तो उसकी वैल्यू इवन नंबर आएगी, और 3 की पावर कोई भी इंटीजर लगाओ तो उसकी वैल्यू 8 नंबर आएगी। तो यहाँ 3 की पावर p है, इसका मतलब ये 8 नंबर है, और 2 की पावर q है तो इसका मतलब इवन नंबर है। तो इवन नंबर 8 नंबर के इक्वल कभी होगा? नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? गलत रिजल्ट आ गया कि नहीं आ गया? है लाग, ये क्या है? इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, लेकिन हम इसको रेशनल नंबर मान कर चले। ये रेशनल नंबर नहीं है लेकिन हम रेशनल नंबर मान कर चले, तो हम गलत परिणाम में पहुंच रहे हैं। इवन नंबर 8 नंबर के इक्वल आ जाती है, जबकि इवन नंबर 8 नंबर के इक्वल कभी नहीं होती। इवन नंबर 8 नंबर के इक्वल नहीं होती। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? ये इवन नंबर, इसको क्या लिख सकते हैं? इवन नंबर। इसको क्या लिख सकते हैं? इवन नंबर का है, 8 नंबर ना है, ये 8 नंबर। और ये क्या आ गया? इवन नंबर। विच इज इम्पॉसिबल, विच इज इम्पॉसिबल। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? द एरर इन रिजल्ट, एरर इन रिजल्ट ड्यू टू आवर hypothesis, our hypothesis. So our hypothesis is wrong, hypothesis is wrong. Hence log of 2 to the base of 3 is not rational number, rational number, not rational number, not rational number, is not rational number. ठीक है, इज नॉट रेशनल नंबर, रेशनल नंबर ये नहीं है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन देखो, वो आने दो हम किताब मेरी। अगला क्वेश्चन ये है, लिख लिया इसको ना, मिटा दें। If A and B are any two rational number, if A and B are any two rational number, if A and B are any two rational number,
such that root A and root A plus root B is a rational number, rational number, then prove that root AB is also rational number, कहता है कि यदि A और B दो रेशनल नंबर इस प्रकार के हों तो दोनों का सम भी एक रेशनल नंबर हो, दोनों का सम क्या हो, एक रेशनल नंबर हो। ऐसी कंडीशन में दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है, दोनों में रूट लगा दें तो वे क्या हो, एक रेशनल नंबर हो, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों के मल्टीप्लिकेशन का अंडर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ये शो करो, ठीक है, एक रेशनल नंबर होगा, ये शो करना है। इसकी मीनिंग समझाते हैं आपको। पहले देखो, कहता है कि ए और बी दो रेशनल नंबर हैं, ऐसे रेशनल नंबर हैं कि उसको उन दोनों रेशनल नंबर का रूट कर दें तो भी रेशनल नंबर बना रहे। जैसे मान लो हम ले लेते हैं एक रेशनल नंबर ए की वैल्यू ले लेते हैं, या आप मान लो 9/4, और बी की वैल्यू ले लिए 144/25, ठीक है। तो ये भी रेशनल नंबर है, ये भी रेशनल नंबर है, ठीक है। तो ए और बी दो रेशनल नंबर ऐसे हैं कि इनका रूट करते हैं, तो देखो 9/4 कर दिए, इसका 144 हाँ, अब इनका रूट करोगे तो 3/2 आएगा कि नहीं आएगा। इसका इसका स्क्वायर रूट आप क्या होगा, 12/5। इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 12/5 कैल्शियम, 12/5 कैल्शियम क्या होगा ना, 2/5 कैल्शियम 10, तो 2 पंचे 5 15, अब 5 दूना 24, 24 अब 15 39/10 रेशनल नंबर है कि नहीं है, रेशनल नंबर है। तो ये कहता है कि उनका मल्टीप्लाई भी रेशनल नंबर होगा। तो मल्टीप्लाई यूनिवर्सल ट्रूथ है कि 9/4 गुणे 144/25 कर दो तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 3, इसको लिख सकते हैं 12 गुणे 12, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 5। तो यार तो सबको बन ही रहा है कि नहीं। तो 3 गुणे 12/2 गुणे 5, 2 छक्का 12 और 3 छंग 18, 18/5 रेशनल नंबर है। तो यही शो करना है। ये तो एग्जाम्पल की मदद से हम प्रूव कर दिए, पर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे प्रूव करोगे। तो वही कहता है कि ए और बी क्या हैं, दो रेशनल नंबर हैं, लेकिन दोनों में रूट लगा के यदि जोड़ें तो भी रेशनल नंबर है। ऐसी कंडीशन में दोनों का मल्टीप्लाई का रूट रेशनल नंबर होगा अनिवार्यतः, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल की मदद से बताया गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करते हैं, ठीक है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, लिखो, गिवन दैट A and B are two rational number such that root A plus root B is equal to rational number according to question, ठीक है। प्रश्नानुसार दोनों में का रूट लगा के जोड़ें तो रेशनल नंबर आता है, क्वेश्चन कहता है ऐसा, ठीक है। जब रेशनल नंबर है तो P/Q के फॉर्म में लिखा जा सकेगा कि नहीं। तो रूट ऑफ A प्लस रूट ऑफ B इज इक्वल टू P/Q, वेयर PQ बिलोंग इन I और Q इज नॉट इक्वल टू 0, या CF ऑफ PQ इज इक्वल टू 1, यही ना। जिसको हम लेट किए हैं ना, मान लिए कि P/Q हुआ के रूप में लिखा जा सकता है। तो
रेशनल नंबर, या ऐसे भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो से। जब रेशनल नंबर है तो पी अपान क्यू के फॉर्म में होगा, इसको पी अपान क्यू कह लिए, ठीक है। अब क्या लिख दोगे, जब पी अपान क्यू के फॉर्म में लिखते स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, रूट ए प्लस रूट बी का स्क्वायर, तो पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। अब ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आप जानते हो कि नहीं, तो क्या लिखोगे, रूट ए का स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर 2 इंटू रूट ए इंटू रूट बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। तो रूट ए का स्क्वायर क्या होगा, ए, रूट बी का स्क्वायर बी और 2 रूट ए बी, ऐसे, तो पी स्क्वायर अपान क्या होगा, क्यू स्क्वायर। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, 2 रूट ए बी इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी, ए और बी को उधर ले गए, ए और बी को साइड में ले गए, ठीक है। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, रूट ए बी, ये 2 को उधर ले जाओगे तो अपान में हो जाएगा, तो क्या लिख दोगे, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर माइनस ए और माइनस बी, और ये क्या होगा 1 अपान 2, ये 2 उधर गया तो अपान 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, सिंस पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर और कामा माइनस ए माइनस बी और 1 अपान 2, ये बिलोंग इन क्यू, क्यू यानी रेशनल नंबर, ये कामा लगा हुआ है ना, ये भी रेशनल नंबर है, 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 ठीक है। तो रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन और सम क्या होता है, हमेशा रेशनल नंबर होता है। 2 रेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कर दो तब भी रेशनल नंबर आएगा, दोनों का सम कर दो, जैसे मान लो यहाँ पे 3/5 रेशनल नंबर है और 1/2 भी रेशनल नंबर, तो दोनों को जोड़ दोगे तब भी रेशनल नंबर रहेगा। 3/5 रेशनल नंबर है, 1/2 रेशनल, दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी रेशनल नंबर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल नंबर है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो यही आएगा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर माइनस ए, फिर इसको भी जोड़ देंगे तो माइनस बी स्क्वायर भी आ जाएगा, तो ये भी रेशनल नंबर होगा। फिर मल्टीप्लाई कर दिए इसी में 1/2 का, तब भी रेशनल नंबर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये रेशनल नंबर है कि नहीं है, तो जब ये रेशनल नंबर है तो इसका मान इसके बराबर होता है, ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो यहाँ बिलोंग इन क्यू, तो इम्प्लाइज क्या लिख सकते हो इसको, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर माइनस ए माइनस बी इंटू 1 अपान 2 इज आल्सो ए या बिलोंग इन क्यू। ऐसे जब ये अलग अलग रेशनल नंबर हैं तो इन सब का सम और मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसका नाम इक्वेशन फर्स्ट रख लो। तो इस जब ये क्यू का मेंबर है तो ये भी क्यू का मेंबर होगा, क्योंकि इसी की वैल्यू तो रूट ए बी है, ठीक है। तो इम्प्लाइज रूट ए बी बिलोंग इन क्यू, क्यू मीन्स रेशनल नंबर, हेंस रूट ए बी इज ए रेशनल नंबर। तो ये कहाँ से लिख दिए हैं, इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इधर तो आता ही ना होगा, यहाँ पे रेशनल नंबर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, क्योंकि इसके स्थान पे रूट ए बी है, रूट ए इसके स्थान पे हम रूट ए बी लिख सकते हैं, तो रूट ए बी लिख दिए, तो ये रेशनल नंबर हो गया। तो यदि ए और बी 2 रेशनल नंबर इस प्रकार की हों कि दोनों में रूट लगा के जोड़ें तो एक रेशनल नंबर आती है, ऐसी कंडीशन में दोनों के रूट का मल्टीप्लाई भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ये प्रमाणित हो गया, प्रूव हो गया। ठीक है। अब देखो कुछ बेसिक चीज़ें बताते हैं। टाइम कितना बचा है अभी? 146। हाँ चलो देखो, जैसे एक फंक्शन लेते हैं एफ एक्स, सुन लो, एफ एक्स बराबर
ये है x अपान x प्लस 1 और x बिलोंगिंग नेचुरल नंबर है, मान लो x बिलोंगिंग नेचुरल नंबर। अभी समझना है, लिखना नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं नेचुरल नंबर का मतलब होता है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या मीन्स 1 2 3 x की वैल्यू होगी। तो जैसे मान लो s की वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ, तो s के स्थान पे हम 1 रखते हैं तो क्या आएगा 1/1 प्लस 1, तो 1/2। 2 रखेंगे तो 2/2 प्लस 1, 2/3। 3 रखेंगे 3/3 प्लस 1 यानी 3/4। 10 रखेंगे तो 10/11। 100 रखेंगे तो 100/101, ठीक है। 1000 रखेंगे तो 1000/1001। समझ में आई बात। अब देखो इसको नंबर लाइन में दर्शाते हैं, मान लो। तो नंबर लाइन में जब दर्शाएंगे तो पहला नंबर क्या है, मान लो 0 है और ये 1 है बटे 2, तो यहाँ मान लो 1 मान लेते हैं, बीच में ये 1/2। 2 रखने पर 2/3 कहाँ होगा, आगे। फिर क्या होगा 3/4 आगे होगा। फिर क्या होगा 10/11 भी आगे होगा कि नहीं। 100/101 भी आगे होगा। 101 1,00,000/1,00,000 भी 1 को क्रॉस करके आगे नहीं जाएगा, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। 1 करोड़/1 करोड़ 1 के आगे नहीं जाएगा। इसमें देखते हैं इस फंक्शन की हर एक वैल्यू 1 से छोटी है। इसका मतलब इस फंक्शन के लिए एक रियल नंबर 1 है। रियल नंबर 1 इस प्रकार से मिल रही है कि 1 से इस फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी हैं। 1 से इस फंक्शन की सभी वैल्यू क्या हैं, छोटी हैं। तो जब 1 से इस फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी हैं तो 1 कहलाता है अपर बाउंड। 1 क्या कहलाता है, अपर बाउंड। क्या कहलाता है, अपर बाउंड कहलाता है, ठीक है। तो 1 अपर बाउंड कहलाएगा, ठीक है। तो जब 1 से फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी है तो 2 भी ना अपर, 2 से भी सब फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी होंगी तो 2 भी अपर बाउंड कहलाएगा। 3 से भी फंक्शन की वैल्यू सभी छोटी होंगी तो 3 भी अपर बाउंड कहलाएगा। 4 से भी फंक्शन की वैल्यू सभी छोटी, 4 भी अपर बाउंड कहलाएगा। तो अपर बाउंड में सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 है। अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 1 है। तो अपर बाउंड के सबसे छोटे एलिमेंट को कहते हैं लीस्ट अपर बाउंड। क्या बोलते हैं, लीस्ट अपर बाउंड। लीस्ट अपर बाउंड, लीस्ट अपर बाउंड बोलते हैं। तो यहाँ लीस्ट अपर बाउंड 1 है। अपर बाउंड तो सब है लेकिन सबसे छोटा अपर बाउंड क्या है, लीस्ट अपर बाउंड 1 है। लीस्ट अपर बाउंड को कहते हैं सुप्रीमम। क्या बोलते हैं, सुप्रीमम। 1 क्या कहलाएगा, सुप्रीमम कहलाएगा, सुप्रीमम, ठीक है। इसी को हिंदी में उच्चक कहते हैं, ठीक है, सुप्रीमम। तो ये क्या हुआ, सुप्रीमम 1 हुआ, ठीक है। लीस्ट अपर बाउंड का दूसरा नाम क्या है, सुप्रीमम। लीस्ट अपर बाउंड, अपर बाउंड को हिंदी में कहते हैं ऊपरी परिबंध, ऊपरी परिबंध। लीस्ट अपर बाउंड न्यूनतम ऊपरी परिबंध, छोटा न्यूनतम ऊपरी परिबंध, लीस्ट अपर बाउंड। उसी को ऊपर परिबंध लीस्ट अपर बाउंड को कहते हैं उच्चक है। क्या कहते हैं, उच्चक है, सुप्रीमम या उच्चक, ठीक है। अब देखो ये आपकी बात समझ में आई कि जितने अपर बाउंड होंगे, अपर बाउंड तो वे कहलाएगा जिससे फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी हों, ठीक है, वे सब अपर बाउंड कहलाएंगे। लेकिन अपर बाउंड का सबसे छोटा एलिमेंट कहलाता है लीस्ट अपर बाउंड। क्या कहलाता है, लीस्ट अपर बाउंड, ठीक है, सुप्रीमम। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं कि जैसे मान लो fx बराबर आपके पास आ गया x²। अब x बिलोंगिंग क्या है, x बिलोंगिंग n। तो इसमें वैल्यू रखते हैं क्या, 1। तो 1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 का नहीं, 1/s से लेते हैं, ठीक है। तो जब s की वैल्यू क्या लेंगे, 1 है, तो क्या आएगा 1/1, ठीक है। 2 लेंगे तो 1/2, 3 लेंगे तो 1/3, 10 लेंगे तो, ठीक है, 1/10, 100 लेंगे तो 1/100। अब इसको नंबर लाइन में शो करते हैं। तो नंबर लाइन में जब शो करेंगे तो 0 और यहाँ पे 1, ये पहला मान तो 1 आ गया। फिर 1/2 ये हुआ, फिर 1/4, ठीक है, 1/3, 1/4, वैसे आता जाएगा 1/10, 1/1,
100 1/1 करोड़ भी कर देंगे तब भी 0 को क्रॉस करके इधर नहीं आएगा। आएगा क्या? तो कहने का मतलब कि इस फंक्शन के लिए f(x = 1/s) के लिए कि रियल नंबर 0 ऐसी मिलती है कि 0 से फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी है। इस फंक्शन के लिए एक रियल नंबर 1 इस प्रकार से मिल रही थी कि 1 से फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी थी, और इस फंक्शन के लिए एक रियल नंबर 0 इस प्रकार से मिल रही हैं कि 0 से फंक्शन की वैल्यू सभी वैल्यू बड़ी है। तो 0 से फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी हैं तो 0 कहलाएगा लोअर बाउंड, और यहाँ 1 से फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी हैं तो 1 कहलाता था अपर बाउंड। 1 से फंक्शन की सभी वैल्यू छोटी हैं तो 1 कहलाता था अपर बाउंड, और 0 से सभी फंक्शन की वैल्यू बड़ी हैं तो 0 क्या कहलाएगा? लोअर बाउंड। तो 0 जब लोअर बाउंड कहलाता है, 0 से फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी हैं तो -1 से भी तो फंक्शन की सभी वैल्यू बड़ी होंगी, तो -1 भी लोअर बाउंड होगा, -2 भी लोअर बाउंड होगा, -3 भी लोअर बाउंड होगा। पर लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? 0। सबसे बड़ा 0 है। हाँ सही है। लोअर बाउंड का सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है? 0। तो लोअर बाउंड का जो सबसे बड़ा एलिमेंट होता है उसको कहते हैं इन्फिमम। ठीक है, लोअर बाउंड का सबसे बड़ा, तो इसको हिंदी इंग्लिश में क्या बोले? ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, सबसे बड़ा लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, यानी उसको बोलेंगे महत्तम निम्न परिबंध। इनको लोअर बाउंड की हिंदी होती है निम्न परिबंध है। ठीक है, तो निम्न परिबंध कहलाएगा 0, -1, -2, -3, लेकिन इनका निम्न परिबंधों का सबसे बड़ा एलिमेंट 0 है। ये महत्तम निम्न परिबंध या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को कहते हैं हम इन्फिमम, हिंदी में निम्नक कहते हैं उसको, निम्नक, उच्चक, उच्चक और निम्नक। हाँ, सुप्रीमम, इन्फिमम। ठीक है, लीस्ट अपर बाउंड तो यहाँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, महत्तम ऊपरी परिबंध, न्यूनतम ऊपरी परिबंध है तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? महत्तम निम्न परिबंध, महत्तम निम्न परिबंध। तो ये है सुप्रीमम, इन्फिमम। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन कल लिखवाएंगे, अब जाओ आज इतने पढ़ो। ठीक है, ये सब परिभाषा कल लिखवाएंगे अच्छे से। माइनर नामे भर है, सब में स्पेशल मैथ है।